हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। जहां तक हमको याद है, हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 250 तक कवर कर लिया था, यानी अनुच्छेद 250 तक हमने 1 से 250 तक जो है वो कर लिए हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 251 से 275 तक की, यानी इन 25 आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि इसी से संबंधित आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल अनुच्छेद 251 की। आर्टिकल 251 क्या कहता है? संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। यानी दोस्तों, जो संसद है, संसद ने जो अनुच्छेद 249 बनाया है, 249 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय संसद को महत्वपूर्ण लगता है या संघ को महत्वपूर्ण लगता है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र को है। यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और 250 में जो ये लिखा हुआ है, आपातकाल की स्थिति, यानी अगर इमरजेंसी लगी है कभी हमारे देश में, तो राज्य सूची जो है उसके विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है। इन दोनों में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इस वाले आर्टिकल 251 में लिखा है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249, 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में कोई असंगति होती है तो उसे कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपने आर्टिकल 252 की। अनुच्छेद 252 क्या कहता है? यदि दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं तो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, ये तो आप पढ़ के ही समझ गए होंगे कि अगर दो या दो से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं तो केंद्र सरकार उस विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 253 की। आर्टिकल 253 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, समझौतों एवं संधियों से संबंधित सभी कानून केंद्र या संसद द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 253 में जो ये लिखा हुआ है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटी होंगी, समझौते होंगे, उन सभी से संबंधित कानून केंद्र सरकार बनाएगी या फिर संसद बनाएगी। ठीक है, इसमें यही लिखा है। बात करेंगे अनुच्छेद 254 की। आर्टिकल 254 क्या कहता है? यदि संघ एवं राज्य द्वारा बनाए गए कानून में कोई भी मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में जो है बहुत सारे राज्य भी हैं और एक सेंटर भी है जिसे हम केंद्र कहते हैं। तो जो केंद्र है, हम सब जानते हैं केंद्र हमेशा राज्यों से पावरफुल रहा है। तो अगर एक ही कानून राज्य बनाता है और वही कानून सेंटर बनाता है यानी केंद्र बनाता है, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही पारित किया जाएगा और मान्य होगा। ठीक है, स्टेट वाला जो कानून है वो मान्य नहीं होगा अगर वो उस स्टेट में लागू हो रहा है। ठीक है, समझ गए बात को। अब बात करेंगे दोस्तों अपने प्रशासनिक संबंध की, यानी संघ और राज्य के बीच में कौन कौन से प्रशासनिक संबंध होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आर्टिकल आता है आर्टिकल 256। अनुच्छेद 256 क्या कहता है? एक राज्य केंद्र की कार्यपालिका के प्रशासन को प्रभावित किए बिना ही अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके कहने का मतलब है दोस्तों, मान लो ये हमारा स्टेट है और ये सेंटर है। जो ये स्टेट है ना, ये जो भी काम करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो सेंटर को जो है नुकसान पहुंचाए या उसको कोई संदेह में डाले। ठीक है, तो जो राज्य है वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सेंटर को प्रभावित ना करें। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है। बात करेंगे अनुच्छेद 257 की। आर्टिकल 257 क्या कहता है? संघ का राज्यों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान। हम सब जानते हैं संघ हमेशा ताकतवर है राज्यों से, तो जो संघ है वो अपनी जो है ताकत दिखाता है राज्यों पर नज़र रखकर। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अनुच्छेद 257 ए की। इसमें क्या लिखा है? संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता। यानी दोस्तों, ये जो आपका अनुच्छेद है 257 ए, इसको निरस्त कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 33 द्वारा, जो है इसको 20/6/1989 से जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक है,
तो हमें इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। जो निरस्त आर्टिकल हो चुके हैं उनको कभी नहीं पूछता। ठीक है, अब बात करेंगे आर्टिकल 258 यानी अनुच्छेद 258। इसमें क्या लिखा है? कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें जो हमारा सेंटर यानी केंद्र यानी संघ है वो राज्यों को शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्त के या बिना शर्त के सौंप सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो संघ है वो राज्यों को शक्ति सौंप सकता है, वो कोई शर्त रख सकता है या कोई शर्त भी नहीं रख सकता। ठीक है, अब ये जो है ये संघ और राज्य के बीच का मामला है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आर्टिकल 258 का ए, यानी अनुच्छेद 258 का ए क्या कहता है? संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, यानी दोस्तों अभी जो है संघ ने राज्य को शक्ति सौंपी थी। ठीक है, अब क्या है? अब जो राज्य है वो संघ को कृत्य यानी कुछ काम जो है वो सौंप सकता है। जैसे इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से या उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्त के या बिना शर्त के सौंप सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वही है जो राज्य है, जो स्टेट है, स्टेट वो संघ को जो है कोई भी कार्य सौंप सकता है, जो राज्यपाल है वहाँ का वो उसे सौंप सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 259 की। इसकी बात दोस्तों शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। यानी पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के सशस्त्र बल यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा इसको जो है निरस्त कर दिया है। यानी धारा 29 और अनुसूची इन दोनों के द्वारा ही इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल था दोस्तों ये राज्यों के सशस्त्र बलों से संबंधित आर्टिकल था। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 260 की। आर्टिकल 260 क्या कहता है? भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। दोस्तों ये देखो, ये जो है ना ये रेड रेड सा जो है ये है एकदम की पॉइंट, इसको आप बुलेट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको ये पढ़ते ही समझ आ जाएगा। और ये जो नीचे ब्लैक ब्लैक में मैंने लिखा है ना, इसको जो आप पढ़ोगे इसको आप 3 से 4 बार पढ़ोगे तब जाके आपको धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये जो रेड रेड में लिखा है ये आपको एक बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा। और ये जो रेड रेड में लिखा है ये ऐसे नहीं लिखा है, ये सेम टू सेम जो है हमारे भारत का जो संविधान है जो लिखा गया था उसमें जो सेम टू सेम है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ कुछ है जो मैंने सरल भाषा में कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है जो भारत की संविधान की भाषा है उसमें ही लिखा है। ठीक है, तो आप ये रेड वाला पढ़ोगे तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा। हम पढ़ के देखते हैं इसको। भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, यानी भारत के बाहर के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उसके संबंध में जो है संघ की अधिकारिता होगी, यानी संघ का अधिकार होगा भारत के बाहर जितने भी क्षेत्र हैं। मान लो ये हमारा प्यारा सा भारत है, थोड़ा अजीब सा बना है लेकिन भारत मान लो, तो इसके बाहर के जितने भी क्षेत्र होंगे उसमें संघ की अधिकारिता होगी। जैसे मान लो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो उसमें कौन राज करता है? दिल्ली में बैठी हुई संघ, है ना। यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में कौन राज करता है? दिल्ली में बैठी हुई संघ, है ना। यहाँ पे जो है दादर नागर हवेली है, यहाँ पे दमन द्वीप है, तो ऐसी जगहों पे कौन राज करता है? संघ। यानी इस आर्टिकल के तहत जो है जो भारत के जितने भी बाहर के क्षेत्र हैं उनमें जो है संघ का जो है दबदबा है। एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 261 की। आर्टिकल 261 क्या कहता है? सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, भारत जो हमारा देश है उसके अंदर जितने भी ये कार्य होंगे, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ, उन सबको पूरी मान्यता और विश्वास दिया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो सिविल कोर्ट होते हैं, हम सब जानते हैं सिविल कोर्ट भी होते हैं हमारे पास, तो उनके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मान्य होगा, उसके बाहर कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 262 की। आर्टिकल 262 में क्या खास है, इसमें दोस्तों जल संबंधी विवाद जो है वो शुरू हो जाते हैं। यानी अनुच्छेद 262 में जो है वो नदी जल विवाद समिति है। ठीक है। वाटर डिस्प्यूट कमेटी जो है वो दोस्तों आर्टिकल 262 के तहत है। और ये दोस्तों आपके एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है कि नदी जल विवाद समिति किस अनुच्छेद में आती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो ऐसे करके किसी भी लैंग्वेज में पूछ लेता है, तो ये आपका पूछा गया है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नदी जल विवाद समिति। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों अपने आर्टिकल 263 की। अनुच्छेद 263 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको मार्क कर लेना क्योंकि इसमें अंतर्राज्यीय परिषद की जो है वो बात की गई है। यानी दोस्तों कुछ राज्य होते हैं जिनके बीच डिस्प्यूट वगैरह चलते रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, तो उनके बीच में दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो कई प्रकार की समितियां बनाता है। ठीक है। अगर मान लो उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के बीच में अभी झगड़ा चल रहा है, तो उस झगड़े में जो है किसी भी चीज़ का झगड़ा हो तो जो संघ है या फिर दोनों राज्य जो है खुद की सहमति से एक अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन कर सकते हैं, एक समिति बना सकते हैं, और उसके तहत जो वो समिति है कोई भी विवाद वगैरह जो उत्पन्न हुए उनको सुलझा सकती है। ठीक है। तो इस आर्टिकल में पूरा जो है वो 263 में बस यही लिखा गया है कि कभी भी किसी भी विवाद के लिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो अनुच्छेद 263 के तहत हम बना सकते हैं। ठीक है। तो इस पूरे को पढ़ने की बजाय आप बस इतना याद रखना कि अनुच्छेद 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का होना। अंतर्राज्यीय परिषद वो होती है जब किन्हीं दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, तो वो अंतर्राज्यीय परिषद कई प्रकार की समितियां बनाती है, लोगों को बुलाती है और बात करती है उनसे कि आप क्यों झगड़ा कर रहे हो। ठीक है। तो बस 263 में यही लिखा है। ठीक है। एक बार आप इसको पूरा पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 264 की। आर्टिकल 264 क्या कहता है, निर्वचन, यानी इस भाग में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है। यानी जहां भी आप वित्त आयोग का मतलब सुनोगे तो वहां पे अनुच्छेद 280 की बात की गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो कि आप आगे पढ़ोगे। ठीक है। तो 264 में जो है बस यही लिखा हुआ है कि वित्त आयोग जहां भी आप लिखा देखोगे उसका मतलब अनुच्छेद 280 से है, क्योंकि 280 में ही वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है। बात करेंगे अनुच्छेद 265 की। आर्टिकल 265 क्या कहता है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। यानी कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई भी दोस्तों जो कर होता है, कर माने दोस्तों हम सब जानते हैं इंग्लिश में उसको टैक्स कहते हैं, तो जो टैक्स वगैरह होते हैं वो विधि के प्राधिकार यानी विधि के अधिकार, प्राधिकार का मतलब होता है अधिकार देने वाला या कोई अधिकार। ठीक है। तो जो विधि यानी लॉ है, लॉ के अनुसार ही अधिरोपित या संग्रहित किए जाएंगे, यानी उन पे थोपा जाएगा और इकट्ठा किया जाएगा। तो जो टैक्स वगैरह है वो आर्टिकल 265 के तहत, जो टैक्स है वो आर्टिकल 265 के तहत विधि के अनुसार जो है संग्रहित किए जाएंगे और किसी पर लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है इसमें। अब बात करेंगे अनुच्छेद 266 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 266 क्या कहता है, भारत की एक संचित निधि होगी। हम सब जानते हैं दोस्तों भारत जो है हमारा देश है और उसमें इतनी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन है तो वहाँ पे सरकार है, और सरकार है तो सरकार के पास पैसा है, और वो पैसा कहाँ पे रहता है, वो भारत की संचित निधि में रहता है। भारत के पास दोस्तों दो तरह की निधियाँ होती है, एक संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि होती है। भारत के पास दोस्तों दो तरह की निधियां होती हैं, एक संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि, जो आप इसके बाद पढ़ोगे। ठीक है। तो इन निधियों में ही भारत सरकार का जो है पैसा ज़्यादातर रहता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 266 में क्या क्या बात कही गई है उसके बारे में हम जानते हैं। सरकार को प्राप्त सभी राजस्व तथा धनराशि एक संचित निधि बनेगी, जो भारत की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी। अगर
भारत सरकार जो गवर्नमेंट है उसको कोई भी धनराशि मिलती है, जैसे आप स्कूल की फ़ीस भरते हो, आप लाइसेंस की फ़ीस भरते हो, आप अस्पताल सरकारी अस्पताल में कोई एडिशनल चीज़ यूज़ करने का पैसा भरते हो, तो वो जो भी पैसा होगा वो भारत सरकार के पास जाएगा। अब भारत सरकार उसको अपने पास तो रखेगी नहीं, उसको एक निधि में डालेगी, एक अकाउंट में डालेगी जिसको भारत की संचित निधि कहते हैं। ठीक है। तथा राज्यों को प्राप्त सभी राजस्व तथा धनराशियां राज्य की संचित निधि में होगी। यानी पूरे भारत के लिए भारत की संचित निधि होगी और अलग अलग राज्य के लिए जो है अलग अलग राज्य की संचित निधि होगी। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि, महाराष्ट्र राज्य की संचित निधि। ठीक है, तो ऐसे करके हर राज्य की एक संचित निधि होगी। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट में कहा गया है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां यथास्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी। ठीक है, अगर भारत सरकार को कोई भी धनराशि प्राप्त होती है तो भारत के लोक लेखे में जमा होगी और जो राज्यों को प्राप्त होती है वो राज्य के लोक लेखे में जाएंगी। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में कोई धनराशि विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं। यानी दोस्तों, अगर आप भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि निकाल रहे हो या राज्य की संचित निधि से कोई भी धन निकाल रहे हो तो आपको जो है पूरा संविधान के अनुसार ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने सीखा है, अगर संचित निधि से कोई भी पैसा निकाला जाता है तो उसके लिए एक विनियोग बिल कहते हैं दोस्तों उसको, वो पेश किया जाता है। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है पहले, तब जाके वो दोनों सदनों में पेश किया जाता है। ठीक है, जब तक आप विनियोग बिल पेश नहीं करोगे आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। और ये विनियोग बिल सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए। ठीक है दोस्तों, ये थी भारत की संचित निधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आप इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 267 की। अनुच्छेद 267 के कहता है भारत तथा राज्यों की आकस्मिक निधि। ठीक है, तो भारत की जो संचित निधि है वो 266 में है, भारत तथा राज्यों की जो आकस्मिक निधि है वो 267 में है। तो ये 266 और 67 दोनों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 268 की। आर्टिकल 268 क्या कहता है, संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के विषय में। यानी संघ जो है उद्ग्रहित है दोस्तों ये। ठीक है, उद्ग्रहित का मतलब होता है हटाना। वो कर जो संघ ने हटा दिया, वो टैक्स जो सेंटर ने जो है रिमूव कर दिया है, तो उन टैक्स के बारे में बताया गया है। लेकिन वो टैक्स जो राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाते हैं, यानी सेंटर ने उन टैक्स को माफ़ कर दिया लेकिन स्टेट जो है वो टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके विषय में जो है प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है वो अनुच्छेद 268 में बताया गया है। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। अब बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 270 की। आर्टिकल 270 क्या कहता है, उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण। यानी जो भी कर इकट्ठा हुआ है, उद्ग्रहित किया गया है, उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण किया जाता है। मान लो दोस्तों ये जो है ये एक सामान है, एक वस्तु है, ये निकली दिल्ली से ये पहुंची सीधा दूसरे देश में। ठीक है, तो इसके बीच में जो है ना कुछ कर लगे होंगे। यहाँ से लगा होगा, पहले टोल टैक्स लगा होगा, फिर जब यहाँ पे आई होगी तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगी होगी, है ना। तो ऐसे कुछ कर लगते रहते हैं और फिर जो लास्ट में जो एक बार पैसा मिलता है ना, तो ये जो सामान है ये बार बार हर जगह कर देती थोड़ी ना जाएगी, तो ये जो है लास्ट में जाके एक जगह जो है कर दे देती है। ठीक है, जब इन्होंने एक जगह टैक्स दे दिया तो जो है अब बारी है संघ और राज्य के बीच उसको बांटने की। वो कैसे बांटते हैं वो उनकी हेडेक है, आपकी हेडेक ये है कि आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अनुच्छेद 273 की। आर्टिकल 273 क्या कहता है, जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। यानी दोस्तों जो जूट है, जूट का जो निर्यात शुल्क जो एक्सपोर्ट शुल्क होता है उसमें जो है कुछ अनुदान देने की बात की गई है, कुछ छूट देने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 274 की। आर्टिकल 274 क्या कहता है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है। यानी दोस्तों कोई भी ऐसा विधेयक जो कि टैक्स से संबंधित है और राज्यों का जो है उसमें हित हो रहा है काफ़ी, तो उसके लिए जो है पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश
चाहिए उसको विधेयक को पहले पेश करने के लिए। ठीक है, यानी सबसे पहले वो जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर उसके बाद जो है आगे की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अनुच्छेद 275 की। आर्टिकल 275 क्या कहता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, यानी दोस्तों हम सब जानते हैं जो संघ है, सेंटर जो है, वो हर राज्य जो कि स्टेट है, प्रत्येक स्टेट को जो है अनुदान देता रहता है। हम सब सुनते रहते हैं कि संघ ने अभी कर्नाटक राज्य को 4,000 करोड़ रुपए जल की आपूर्ति पूरी करने के लिए दिया है ना। उत्तर प्रदेश को जो है हरा भरा बनाए रखने के लिए $1 मिलियन की जो है व्यवस्था की संघ ने। ठीक है, तो ऐसा हम सुनते रहते हैं। तो इसी के तहत यानी अनुच्छेद 275 के तहत जो है संघ राज्यों को जो है अनुदान दे सकता है। ठीक है, तो इसी अनुच्छेद के तहत देता है। ये थे दोस्तों हमारे अनुच्छेद 275 तक, यानी 1 से लेके 275 तक हमने सारे आर्टिकल कवर कर लिए हैं। इसके बाद के हम जल्दी कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसीलिए मैं जल्दी से जो है इसको ख़त्म करूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।